नमस्ते, राम राम, हेलो, हाय एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद अनिता जी मिश्रा। आज मेरी गेस्ट है बरकत रेहन। और बरकत रेहन जी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले मैं उनको वेलकम कर लूं क्योंकि शी इज अ वेरी वेरी एस्टीम्ड गेस्ट ऑफ माइन टुडे। बरकत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार नंदिता जी। बरखा जी ने नमस्कार। बरखा जी ने सोसाइटी के, समाज के उस हिस्से को टच किया है जहां पर दर्द है, तकलीफ है, तड़प है, कराह है, मगर फिर भी आवाज नहीं। और उसकी आवाज, उस दर्द की आवाज बन के अगर खड़ी हुई है तो वो है बरकत रेहन। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सफरिंग ऑफ मेन इन द हैंड्स ऑफ विमेन। बरखा जी, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। मैं बहुत अनकन्वेंशनल टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए तो आपका वो है ही है, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत अनकन्वेंशनल है। अबाउट द मेन। हम औरतों की बहुत ज्यादा उनकी तकलीफ को लेकर के बहुत ज्यादा वोकल हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो या हेल्पलाइन हो। मगर एक वो जगह है जहां पर कि मर्द भी तड़पता है, मर्द को भी मिसयूज किया जाता है, मर्द को भी परेशान किया जाता है, मगर उसकी आवाज कोई नहीं बनता है। और उसकी आवाज बनकर आई है बरकत रेहन जी। बरकत रेहन जी, आप पुरुष आयोग की प्रेसिडेंट हैं। पुरुष आयोग क्या है और आपको क्यों जरूरत फील हुई कि आपको एक ऐसा, आई थिंक इट इज एनजीओ, उसको यस स्टार्ट करने की जरूरत क्यों हुई और उसको आप रजिस्टर क्यों नहीं किया? आपने भी गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट से क्या आपको सपोर्ट नहीं मिला था? जी, पुरुष आयोग एनजीओ, इसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम बरखत रेहन है और मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। आपने सवाल किया कि क्यों शुरू किया। आज से 12 साल पहले मेरे एक मित्र को बहुत ही प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। उनके ऊपर फर्जी रेप केस था, ऐसा मुझे बाद में यकीन हुआ। क्योंकि जब शुरुआत में जब उनकी माँ ने मुझे और बहन ने ये बात बताई कि एक लड़की बहुत परेशान कर रही है तुम्हारे दोस्त को, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं तो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी, मैंने सोचा कोई लड़की किसी लड़के को कभी परेशान नहीं कर सकती, और इतना तो परेशान कभी नहीं कर सकती कि वो मरने की तैयारी कर ले। ये तो बात बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। खैर, मैंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने बहुत बार कॉल किया और बहुत बार मुझे बताया, बुलाया, मैंने हर बार इग्नोर कर दिया। फाइनली एक रात, सर्दियों के दिन थे और मैं रजाई में सो रही थी, बिल्कुल आप कोजी हो जाते हो, आपका मन नहीं करता उठने का। तो उनकी मम्मी का कॉल आया कि बेटा, तेरा दोस्त अब बस मरने वाला है, तो अब तू 2 आंसू टपकाने के लिए मत आइयो घर। वो ट्रिगर पॉइंट था। रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह सुबह मैं गई और उसके बाद तो आप समझ ही सकती हैं, वो सिलसिला चालू हुआ। हमने उसकी मदद करी, समझी सारी बात, थोड़ा थोड़ा यकीन होना शुरू हुआ। फिर उसको सुसाइडल टेंडेंसीज से निकाला। आज वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि इस देश में अगर आपको फर्जी केस में भी अगर एक पुरुष को इम्प्लीकेट कर दिया जाए, लेकिन जो सोसाइटी है वो आपको जीने नहीं देती। वो बार बार आपको बॉयकॉट करती है, बार बार आपको बलात्कारी बोलती है, जो कि अगर आपने बलात्कार नहीं किया है तो इस झूठे आरोप के तले आप जी नहीं पाते, आप रोज मरते हो। इसलिए वो फैमिली थोड़ी वेल ऑफ थी, उसको विदेश ले गए वो। अब वो पूरी फैमिली बाहर सेटल्ड है, इंडिया में नहीं रहते। अब मतलब आते हैं कि मैं एक सेकंड बीच में आऊंगी और मैं बीच में आती जरूर जाऊंगी क्योंकि मेरे को बहुत जी सारे क्वेश्चंस अंदर आते जाएंगे मेरे। तो मुझे लगता है कि मैं वेट नहीं करूंगी, आप और बीच में आपसे पूछती जरूर हूँ। जी जी बिल्कुल। ये जो आपके फ्रेंड के साथ में हुआ था, तो दैट वाज अ सोशल स्टिग्मा व्हिच वाज सफर्ड बाय द होल फैमिली। यस, जी बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर लोग जुड़ते गए, कारवा बड़ा होता गया, मुझे और बल मिलता गया लोगों की मदद करके। और फिर जैसे जैसे माओ के बड़े सारे एक कॉल्स भी आने लगे और माओ को बहुत विश्वास देखा मेरे अंदर कि ये जरूर कुछ कर लेगी। और मुझे भी लगा कि मैं तो गढ़ में रह रही हूँ, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पार्लियामेंट भी है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ न्यायालय भी है, तो लॉ मिनिस्टर साहब को मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब को मिलेंगे, सबको मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे और समाधान मिल जाएगा।
तो अगर लड़कियों के लिए इतने सारे कानून हैं, लड़कियों के लिए मंत्रालय है, एनजीओज है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, आयोग है, महिला आयोग है, डीसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू, पूरी सरकार, पूरा जुडिशरी, पूरा प्रशासन महिलाओं के लिए काम कर रहा है, तो पुरुषों ने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। मैंने मन में ये सोचा था कि मैं एक बेटे की माँ भी तो हूँ, तो मुझे ये लड़ाई जरूर लड़नी है। और मैं बिल्कुल दम खम के साथ आगे बढ़ गई कि अरे ये तो रातों रात हो जाएगा, इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। और मैंने अपने सबसे पहले तो घर से शुरुआत करी। मैंने अपने हस्बैंड, अपने फादर इन लॉ से मदद मांगी कि आप लोग हमें कनेक्ट कराइए, जितना कनेक्ट करा सकते हैं कनेक्ट। बड़े लोगों से मिलना शुरू किया मैंने, हाई प्रोफाइल लोगों से मिलना शुरू किया और इस बात को आगे बढ़ाया। पॉलिटिकली बहुत सारे हस्बैंड मेरे कनेक्टेड थे, उनके द्वारा मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात करी खुद से। फिर एक बार तो मैंने सोच ठान लिया था कि अब तो सबको मिलना है एक तरफ से, चाहे वो कोई भी नेता हो। मुझे लगा नेता ही तो बनाते हैं सब कुछ, तो नेताओं को जगाना है। और ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं पता होगी। अगर मुझे ये बात पता है, समाज में अन्य लोगों को ये पता है, घर घर की कहानी तो इन्हें भी तो पता है, इनसे कोई छुपी तो हुई थोड़ी ना है बात। लेकिन हो सकता है कि आवाज दूर तक नहीं जा रही है, तो मैं दमखम से ये आवाज वहां तक पहुंचा दूंगी। मैंने इस श्रेणी में सभी मंत्रियों को मिल डाला, सभी कानून मंत्रियों को मिल डाला, जितने 4 कानून मंत्री पिछले रहे हैं उन सबको मिल डाला। किरण रिजिजू जी, सदानंद गौड़ा जी, उसके बाद आए रविशंकर जी, सबको मिल दिया, अभी मेघवाल जी, सबको मिल लिया और सब तक ये बात ग्राउंड रियलिटी पहुंचाई। तो लेकिन दुर्भाग्य ये था कि चाहे वो मिनिस्टर बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे एनसीपी से हो, चाहे आप आदमी पार्टी, मैंने आप पार्टी के भी जो कि दिल्ली में है, मैंने केजरीवाल जी को ही 4-5 बार मिल लिया, एक्सक्लूसिव मीटिंग 1 to 1। मैं ये नहीं कह रही कि सड़क पे खड़े थे तो मैंने वहां पे खड़े होकर बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं था, 1 to 1 मीटिंग्स थी। तो हर मीटिंग में उनसे बोला कि दिल्ली के मालिक हैं आप। इन सभी मंत्रियों से एक ही आवाज उठाई मिलकर के कि सर मर्द को भी तो दर्द होता है, पुरुषों के साथ बहुत प्रताड़ना हो रही है, उनकी भी तो सुनवाई होनी चाहिए। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है, अगर हम उस पर आवाज उठाते हैं, तो क्या पुरुषों के साथ नाइंसाफी हो जाए और हम चुप बैठ जाए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। तो ये गलत है और आप इसको देखिए कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। और अगर हम विमेन वेलफेयर की बात करते हैं तो मेन वेलफेयर की बात क्यों ना करें? और सबसे बड़ी बात तो वो मैंने सारे लॉ मिनिस्टर्स से उठाई है, वो ये उठाई कि जो धाराएं हैं, खासकर 498 हो गई है, और भी कई धाराएं हैं जिसका मिसयूज इतना ज्यादा था कि कोर्ट ने खुद ही कहा कि ये लीगल टेररिज्म है और 95% मिसयूज है, रेप का बहुत मिसयूज है। तो इससे क्या होता है, पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। आपको क्या लगता है सिर्फ एक पुरुष परेशान होता है? उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, उसके दोस्त, ये सब लोग बहुत परेशान होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पे भुआ, फूफा, मामा, मामी, चाचा, चाची, भैया, भाभी, ये सारे रिश्ते अपने होते हैं। तो जो ये अपने रिश्ते होते हैं, इन तक भी तो आंच जाती है। ये भी बहुत परेशान होते हैं जब किसी के बेटे के ऊपर फर्जी केस होता है। अब यहाँ मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं महिलाओं के अगेंस्ट हूं। मैं किसी महिला के अगेंस्ट नहीं हूं। जो महिलाएं पुरुषों को फर्जी केस में फंसाती है, बस मैं उनके अगेंस्ट हूं। और ये लड़ाई सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए लड़ रही हूं जो गलत करती है, और उनको भी मैं चाहती हूं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो माएं और बहनें हैं वो भी महिलाएं हैं, उन्हीं का दर्द है जिसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ एक बैलेंस क्रिएट हो समाज में, जिससे कि सबको न्याय सबके लिए हो, ट्रांसजेंडर के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए। क्या पुरुषों ने कोई गुनाह किया है? अगर एक बात बताइए कि अभी 19 नवंबर को पुरुष दिवस था, किसी ने नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाते हम पुरुष दिवस? उसी हर्षोल्लास से जैसे हम महिला दिवस मनाते हैं। महिलाओं का दिवस होता है तो 2-2, 3-3 महीने तक मनाते हैं। अरे महिलाओं को छोड़िए, पृथ्वी दिवस, बाल दिवस, महिला दिवस, पता नहीं अनेकों दिवस मनाते हैं हम देश में, लेकिन पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाते? आखिर कोई तो कारण होगा। तो मतलब कारण जो मैंने समझा है कि अभी तक
एक तो जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं पुरुष दिवस के बारे में कि 19 नवंबर को पुरुष दिवस होता है। दूसरा, कोई कमर्शियल एंगल नहीं है इसको। जब महिला दिवस होता है तो बहुत कमर्शियल एंगल होता है उसमें, तो इसलिए सब उसकी बातें करते हैं। दूसरी बात एक ये है कि महिला को वोट बैंक तो तैयार हो चुका है और वो हर मंत्रीगण रैट रेस ऑफ अपीजमेंट, वुमन अपीजमेंट में लगा हुआ है। लेकिन पुरुषों का वोट बैंक मैं क्रिएट कर रही हूं और जल्द हम पुरुषों का वोट बैंक इन्हें दिखाएंगे और तब इनको पुरुषों के लिए भी पॉलिसीज ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। अभी जो हमारे पुरुष भाई हैं वो बैरन लैंड पे है, थर्ड क्लास जेंडर है, फॉरगॉटन जेंडर है, उनकी कोई बात नहीं करता। ये तो मेरा बहुत अच्छा भाग्य है, सौभाग्य कहूंगी, जो नंदिता जी जैसे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और इस बात को दूर तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं तो अगर पुरुषों की बात होती है तो हम मौन धारण कर लेते हैं। वैसे हम बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबके साथ में पुरुष भी तो आते हैं। क्या वो सिर्फ जीडीपी में काम करने के लिए ही आगे हैं? जब मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, 21 पेज का डेथ डिक्लेरेशन लड़के ने छोड़ा होता है मरने से पहले। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि किस महिला ने उसको प्रताड़ित किया और किसकी वजह से वो मर रहा है। यहां तक कि लाइव स्ट्रीमिंग करता है वो वीडियो की फेसबुक पे, तब भी कोई एक्शन नहीं होता। जब मैं बहुत ज्यादा कैंडल मार्च या बहुत ज्यादा पुलिस को बोलती हूँ कि क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे, क्या हो गया, तो उनका जवाब आता है मरने दो सालों को, तुम्हें क्या है। God, ये सुन के so inhumane. रोना आता है। जी नंदिता जी, ये सुन के मतलब रोना आता है हाँ कि ऐसा क्यों। अमन बैसला नाम का एक लड़का जो कि रोहिणी में रहता था, उसके धमकियों की, लड़की ने बहुत धमकियां दी थी और एक अच्छे खासे 20 लाख रुपए के अमाउंट वो मांग रही थी उस लड़के से। लड़का मिडिल क्लास फैमिली का था और वो अमाउंट नहीं दे पाया, मजबूर होकर उसने आत्महत्या कर ली। बहुत छोटा लड़का था, 22-23 साल का। माँ से जब मैं मिलने घर गई थी, कोविड का टाइम का ये केस है, तो माँ कह रही थी हमें कुछ नहीं पता, हमें बिल्कुल कुछ नहीं। होता ये है कि जो मर्द है या लड़का है वो अपनी बातें शेयर नहीं करता। बहुत ही इमोशनल होते हैं लड़के, अपनी बातें शेयर नहीं करते, क्योंकि शेयर करेंगे तो उसका समाधान किसी के पास नहीं है, लोग मजाक उड़ाते हैं। और अगर एक आंसू निकल जाए लड़के की आंख से तो बोलते हैं लड़के हो तुम रो नहीं सकते। किस किताब में लिखा है लड़के रो नहीं सकते? अगर लड़के को दर्द होगा और वो रो देगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा? पहाड़ टूट पड़ेगा अगर वो रो गएगा। अगर महिलाएं रो करके अपने आप को हल्का कर सकती हूँ तो क्या पुरुष नहीं रो सकता? लेकिन हमने उसे इतना लाचार बना दिया है, उसको ये बोल करके कि तू यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन नॉट क्राई। अरे भाई, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर उसके साथ कुछ नाइंसाफी हो रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो पीड़ा भी नहीं बयान कर सकता। अब आप ही के यूपी का मेरे ख्याल यूपी का ही केस था, एसडीएम मौर्य वाला। तो एसडीएम मौर्य वाले केस में लड़के ने, मतलब हस्बैंड ने, जो वीडियोस थी, अश्लील वीडियोस मैं कहूंगी, उनको उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया था हार के। क्योंकि वही है, कहीं सुनवाई तो होती नहीं है, ना कहीं कोई पटल है जहां वो अपनी बात रख सके, ना कोई मेंस कमीशन बनाया सरकार ने। मेरे तक कितने लोग पहुंचेंगे? हालांकि हमारी बात पहले दिन ही हो गई थी उस लड़के के साथ भी। तो उसने जब ये सारी चीजें उसने डाल दी सोशल मीडिया पे, तो मुझे टाइम्स नाउ पे डिस्कशन के लिए बुलाया गया। तो मैंने कहा तो क्या करता, मरता क्या ना करता, कुछ तो है नहीं, ना कोई हेल्पलाइन नंबर है, ना कोई पुरुष आयोग सरकार द्वारा गठित है, ना कोई मिनिस्ट्री है, ना कोई हेल्पलाइन नंबर। तो अगला करे तो करे क्या, किसको बताए, कहाँ बताए, और उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस कदर परेशान हो रहे थे ये सारे प्रकरण में, और वो बहुत दुखी था। आखिरी दुखी मन से जो गुबार उसने निकाला, सोशल मीडिया पे निकाल दिया। अब ये चीजें बहुत वायरल हो गई। जब वायरल हो गई तो मीडिया में डिस्कशन होना चालू हो जाता है। तो एक पुरुष इतना लाचार है कि ना तो उसकी कोई सुनता है, ना वो किसी को कुछ बता सकता है। अगर कोई बताता भी है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है।
अगर वो सोशल मीडिया पे भी डाल दे तो तब भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। इसके बाद और इससे पहले हजारों ऐसे केसेस हैं जहां पे पुरुषों ने महिलाओं को पढ़ाया, उनको लायक बनाया, अपनी पूरी जीवन की कमाई उनकी पढ़ाई में लगा दी। ऐसे हजारों केसेस हैं, एक आधा नहीं है। और उसके बाद उन्हीं महिलाओं ने उन पुरुषों को छोड़ दिया और किसी और के साथ निकल ली। तो मतलब अगर महिला ऐसा करे तो वो प्रोग्रेसिव है, और पुरुष ऐसा कर दे वो बलात्कारी है, वाइफ बीटर है, बड़ी नाइंसाफी कर दी उसने तो अरे पूरी कायनात नीचे उतर के आ जाएगी। लड़का एक थप्पड़ तुम मार दे किसी को, महिला को, तो हाँ मुश्किल। हाँ अगर उसे पढ़ रहा हो तो भी उसी ने गलत किया है, तो मतलब वो मारे तो भी गलत है, अगर मार खा रहा है तो भी गलत है। अगर पुरुष जो हस्बैंड है वो सेक्स करे तो वो रेपिस्ट, ना करे तो वो इम्पोर्टेंट। तो आखिर चाहते क्या है मैं हम कि वो क्या करे? मैं हाँ बरका जी, मैं इसी चीज पे आना चाहूंगी। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है ट्रेंड सा है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स ऑन द बेड एंड फिनिशेस ऑन द बेड। ऑफिस में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लड़के जो हैं वो एक फॉल्स एलिगेशन में फंस जाते हैं कि मेरे को मेरे दैट इज कंसेंशुअल रेप पे, जी, दैट इज कंसेंशुअल, जो भी आपको होता है दैट इज सेक्स सेक्स आपके दोनों की रजामंदी से होता है सेक्स जो है। बट जब आपकी नहीं पटती है तो आप कह देते हैं, लड़की कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, और हमारे जो कोर्ट्स हैं, जो हमारी न्याय की देवी है, वो भी तो एक औरत ही है आंख पे पट्टी बांध करके, और वो भी कह देती है कि हाँ ये रेप हुआ है, जबकि जिसके साथ हुआ है रेप तो नहीं है, ये तो एक कंसेंशुअल एक एक्ट था, एक सेक्स था। ठीक है, तो ऐसे में लड़का बेचारा सच में क्या करे, कहाँ जाएगा क्या करने के। तो ऐसे जब केसेस आते हैं तो उनको आप कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, कोर्ट ने भी बहुत बार ये बात दोहराई है कि कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप। लेकिन करेक्ट। होता क्या है आपको बताती हूँ, ग्राउंड रियलिटी है। लड़की जैसे ही कहती है कि इस लड़के ने मेरा रेप किया है, उस लड़के को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल हो जाती है। उसे जेल हो जाने के बाद कई महीने कभी कभी लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं बाहर आने में, जेल से बेल लेने में, कोर्ट का केस करने में। तो इस तरीके से वो इतना बेचारा फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि वो करे तो करे क्या। अब वो प्रूव कोर्ट में होगा, वो कितने साल लग जाएंगे, और पूरा उसका करियर खराब, टाइम खराब, गोल्डन पीरियड जो होता है, नौकरी चली जाती है, गोल्डन पीरियड चला जाता है। इवन अगर वो उसका सिद्ध भी हो जाए कोर्ट में कि नहीं है कॉन्सेप्चुअल सेक्स, इसने रेप नहीं किया, तो तब तक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका। विष्णु तिवारी का केस आपको बताती हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक्विटल मिला था शायद 2019 में। 20 साल वो जेल रहे फॉर अ फॉल्स रेप केस, फॉल्स रेप केस के लिए 20 साल जेल रहे। आप देखिए अभी आर्यन का जब केस चल रहा था, 20 दिन नहीं उससे कटे। और क्या आप देखिए, दुनिया सबसे बड़े लॉयर, करोड़ों रुपए, और पूरा कोई मिनिस्टर्स पीआईएल डाल रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से ह्यूमन राइट्स वाले जाग गए थे, और पता नहीं कितना तहलका मच गया था जब ये शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स वाले केस में 20 दिन, सिर्फ 20 दिन जेल गया था। इमेजिन करिए 20 साल। बहुत बार सुसाइडल हुआ। तो ये जो लड़के हैं जो फर्जी रेप में फंस जाते हैं, जैसे कि विष्णु तिवारी भी, तो जब वो जेल से निकला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे जब एक्विटल दिया, जब वो अपने गांव पहुंचा तो वहां पर सब लोग मर चुके थे, मतलब माता पिता। बीच बीच में वो तो उसको लेटर द्वारा पता चलता था, लेकिन वो महिला भी मर चुकी थी जिसने रेप केस किया था। और उस महिला ने जब रेप केस किया था उसे 6,000 रुपए मिले थे, मात्र 6,000 रुपए फर्जी केस करने के। और आप सोचिए जो अनगिनत लड़के हैं जो रेप केस में रोज फंस रहे हैं, वो होता क्या है कि कोई भी लड़का, देखिए मैं सभी केसेस की तो नहीं बात कर रही, लेकिन हाँ 80% झूठे होते हैं, क्योंकि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और एक दूसरे की सहमति से ही हम ये रिश्ता बनाते हैं। शुरुआत कैसे होती है, हम एक दूसरे को मिलते हैं, वो किसी किसी भी सोशल साइट से मिल सकते हैं, या आपके ऑफिस में बैठे हैं, या आपके कोई कॉमन फ्रेंड है, किसी भी, मैं ये इस पे जा ही नहीं रही कि आप कैसे मिले। फिर घूमना टहलना, फिर गिफ्ट्स, फिर गिफ्ट्स के बाद
थोड़ा और आगे घूमने जाते हैं जिसमें 1-2 दिन लगते हैं, फिर ओयो रूम्स लेते हैं। अब ओयो रूम्स में लेने के बाद तो हनुमान चालीसा तो पढ़ने जाते नहीं ओयो रूम में, तो वो सेक्स करने जाते हैं। ये तो 100% है, वहां पे ही तो यही करने जाते हैं एकांत में ढूंढ के, और छुपते छुपाते जाते हैं। मजे दोनों ने लूटे, बोथ हैड प्लेजर्स, लेकिन लड़का बलात्कारी, लड़की बेचारी अबला नारी, बजा देगी उसका तबला। करेक्ट। वो जाए तो जाए कहाँ? अच्छा, वो उसको जब पुलिस घर दबोचने आती है, पकड़ने आती है पुलिस, क्योंकि महिला ने कंप्लेंट किया, तो पुलिस एक्शन लेगी, बिल्कुल लेगी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए पुलिस को एक्शन, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन तो कर लो, एक देख तो लो, प्रकरण तो देख लो कि कहाँ मिले, कैसे हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या था। और उसके बाद मैं तो खुद जानती हूँ, 50 लाख, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 80 लाख दे करके लड़के ने दे दिए, तो रेप केस खत्म हो गया। तो मतलब रेप हुआ था या नहीं हुआ था? बड़ा सवाल ये है। अब आपको आती हूँ, एक मीटू कैंपेन आया था, उसमें देख हाँ। लीजिए, मीटू 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 करते करते 10-10 साल पहले की बातें ले आई थी, ना कोई एविडेंस ना कुछ, बस क्या करना था, कैरेक्टर असैसिनेशन करना था पुरुषों का। वो था डिजिटल लिंचिंग, पुरुषों की डिजिटल लिंचिंग। वैसे तो हम सब बोलते हैं कि लिंचिंग तो बहुत गलत है, बहुत खराब होती है लिंचिंग, तो अगर किसी की डिजिटल लिंचिंग होगी तो वो भी मरने के बराबर ही होती है, क्योंकि पूरा समाज उसका बॉयकॉट कर देता है, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन साथ छोड़ देते हैं, उस पुरुष को हम अकेला छोड़ देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, उनके ऊपर भी मीटू चार्जेस थे 2018 में, जो को एक्ट्रेस थी उसने मीटू चार्जेस लगाए थे। उसके बाद जब भी वो कोई उसमें से बहुत परेशान थे, 1 महीने बाद उस महिला ने आके, को एक्ट्रेस ने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। 1 महीने तक वो चुप क्यों थी? डैमेज हो चुका था तब तक। डैमेज इज ऑलरेडी डन। सुशांत सिंह राजपूत मेंटल ट्रॉमा में गुजर रहे थे। उसके बाद उनसे लगातार पूछा गया, जब भी उनको कोई नया असाइनमेंट मिलता था, फिर मीडिया वाला नए असाइनमेंट के बारे में बात करने के बजाय ये जाके पूछता था, ओ मीटू कैसे हुआ था, आपने वो क्या किया था उसमें। अब वो उसमें से जितना निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको फिर वही वहां पहुंचा दे रहे हैं। आखिर वो डिप्रेशन के शिकार तो थे ही। मैं उनकी मौत के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं कर रही, लेकिन हाँ, सीरीज ऑफ जो इवेंट्स हुए थे या जो भी थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कोई भी पुरुष जिसके ऊपर एक एलिगेशन होता है, सच्चाई बता रही हूं, हजारों लाखों केस देख लिए, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, ना वो सो सकता है, ना वो खा सकता है, ना वो उठ बैठ सकता है, ना वो रिलैक्स और कंफर्टेबल होता है लोगों को मिलने में। वो एक अपने अंदर ये घोलता रहता है, घोलता रहता है, घोलता रहता है इस बात को। इतना ज्यादा मर्द इमोशनल होता है कि वो चाह के भी अपने इमोशंस वेंट आउट नहीं कर सकता, अंदर ही रखता है। इसीलिए आपने देखा होगा पुरुषों को हार्ट अटैक बहुत होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है पुरुषों के साथ कि वो अपनी बात साझा नहीं कर पाते। मैं अक्सर अपने वक्तव्य में बोलती हूँ, स्पीक अप मैन, स्पीक अप। जब तक तुम लोग बोलोगे नहीं, रोना आ रहा है तो रो। मेल रेप्स के केसेस आते हैं मेरे पास, मैं कहती हूँ ऑन कैमरा बताओ। शर्म, इतनी शर्म आती है उन्हें, नहीं बताना चाहते। आपको पता है सिर्फ 6-7% पूरे 100% में सिर्फ 6-7% लड़के हैं जो रो पाते हैं या खुल के बात कर पाते हैं। नहीं तो ज्यादातर वो इतने ज्यादा ट्रॉमा में होते हैं, मेंटल ट्रॉमा, प्लस एक जो शर्म और एक जो डिग्निटी है कि परिवार का रिस्पेक्ट चला जाएगा, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, अपने अंदर छुपाते हैं। यहां तक कि सीनियर सिटीजन, माँ बाप, माँ पिता, वो भी कोई बात बाहर कोशिश करते हैं ना निकले। उनको मार पीट रहे होंगे घर पे। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां पे माँ को, मतलब डॉक्टर फैमिली थी, डॉक्टर फैमिली, अब सोचिए कितनी एजुकेटेड होती है, वहां पे वो बहू सास को पीट रही थी, हर रोज पीट रही थी, और वो डॉक्टर लड़का पिटते हुए देख रहा था माँ को। कई बार वो पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस स्टेशन वाले भगा देते थे कि क्या करें यार, पिट रहा है, पिट रही है तेरी माँ, तो वो कुछ ला वीडियो वीडियो।
अब वीडियो कैसे बनाए? फिर वो किसी तरीके से वो किसी से मिला होगा, उसने समझाया होगा कि वीडियो बनाए, वो उसने हमें संपर्क किया, फिर हमने ये फाइट करी, हमने उस महिला को गिरफ्तार करवाया। इस पूरी मुहिम पे ओके, हमने काम किया, उस महिला को गिरफ्तार कराया। ऑसम। लेकिन आप बड़ी बात ये है कि वो एक महिला, पढ़ी-लिखी महिला, माँ को पीट ही क्यों रही है? और कोविड में पिता की मृत्यु हो गई थी और वो अकेला लड़का था। इसलिए माँ को साथ में रखना उसकी मजबूरी थी, और जबकि वो उस फ्लोर में भी नहीं रह रही थी। वो एक सेकंड फ्लोर पे रह रही थी, माँ अकेली। अकेली माँ भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहू जो इतनी इतनी भद्दी हरकतें कर रही थी, माँ को पीटना तो मैं समझ सकती हूँ बहुत कॉमन है माँ और पिता को पीटना, या दवाइयाँ ना देना या खाना ना देना। लेकिन वो क्या कर रही थी, कभी फूलों का हार पहना देती थी माँ की फोटो को, मतलब मृत घोषित कर देती थी, कभी धक्के मार-मार के गिरा देती थी, गालियाँ तो वो रोज़ देती थी, बहुत गंदे-गंदे लांछन लगाती थी माँ के ऊपर। ये सब माँ सहती रही, बेटा भी सहता रहा। आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग हमें मिली और हमने उस लड़की को गिरफ्तार कराया। ये कोई पहला केस नहीं था, हमने बहुत बार लड़कियों की गिरफ्तारी कराई है। जैसे कि एक हरियाणा में एक गाँव में एक केस था, पीजीआई रोहतक में वो लड़का एडमिट था, मुझे उसकी बहन ने कॉल किया। वो लड़का जो है वो पशुपालन का काम करता था और फार्मर था। आप सोच सकते हैं फार्मर की कितनी कमाई होती है, या पशुपालन करने वाले की कितने को कमाई होती होगी। छोटा-सा वो फार्मर था। तो उसकी बहन ने रो-रो के हमें कॉल किया, हम गए थे वहाँ पे पीजीआई रोहतक में देखने। वो बेचारा अधमरा-सा, मरा हुआ समझिए, वहाँ लेटा हुआ था और उसके आँसू टपक रहे थे आँखों से। ना वो बोल सकता है, ना वो देख सकता था, ना करवट बदल सकता था। उस अ, बेहोशी हालत में वो वहाँ लेटा हुआ था। कारण उसकी बेहोशी का, उसकी वाइफ और उस वाइफ के घरवाले, मतलब सास ने, साली ने मिलके उसके प्राइवेट पार्ट्स में 3 पैकेट लाल मिर्च के डाल दिए थे, जिससे उसकी आंतड़ियाँ टूट गई थी। माय गॉड। अगर निर्भया के लिए हमारा दिल रोता है, तो ये क्या निर्भय नहीं है? ये भी तो निर्भय है। लेकिन इस निर्भय की बात हम नहीं करेंगे। मीडिया इज़ नॉट अकाउंटेबल एट ऑल व्हेन अ मैन इज़ अ विक्टिम। क्यों? अगर पुरुष बरखा के जी, साथ कुछ मीडिया नाइंसाफ़ी हो, मीडिया मीडिया क्यों नहीं बोलती है? इतना मीडिया सेलेक्टिव क्यों है? सारा एवरीबॉडी इज़ आप सो तो बायस्ड। डायरेक्टली मीडिया से ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों तरफ आप उनसे बात करती हैं। बैक द कैमरा कभी आप उनसे बोलती नहीं है कि आप मर्दों की भी आवाज बन करके एक बार सामने आइए? निर्भया के बारे में बहुत कुछ हो जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बहुत होता है, बट नो वन स्पीक्स अबाउट द मेन एंड हिज सफरिंग्स। वो क्यों नहीं करना चाहते हैं? बिकॉज मीडिया तो इतना पावरफुल मीडियम है हमारे लिए। जी, बिल्कुल नंदिता जी आपने सही कहा, मीडिया बहुत पावरफुल मीडियम है और अकाउंटेबल होना चाहिए, और मैं हर उनको कैमरे के ऊपर और कैमरे के पीछे दोनों ये बात बोलती हूँ। बदलाव आएगा, मैं ऐसा मानती हूँ, लेकिन बायस्ड बहुत है क्योंकि टीआरपी नहीं मिलती पुरुषों के मुद्दे पे। नोबडी इज़ एम्पैथेटिक टुवर्ड्स मेन। हमारे दिल रोता है सिर्फ महिलाओं के लिए। मैं तो कहूँगी ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एम्पैथेटिक नहीं है और पुरुषों के लिए किसी के लिए नहीं। वैसे हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं एक पटल पे सब कुछ लाने की, यूसीसी की भी बातें करते हैं, लेकिन क्या हम एक पटल पे लेके आ पाए पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को? क्या समान कानून है? पत्नी के लिए जो कानून है, क्या पतियों के लिए भी वो कानून है? नहीं। दूसरी बात, समय बदल रहा है धीरे-धीरे। अब मीडिया को हर बार अनदर वर्जन चाहिए होता है, तो मुझे ज़रूर बैठाते हैं। और उससे भी बड़ी बात है ये है कि हर साल हम आईएमडी अवार्ड्स करते थे पुरुष दिवस पे 19 नवंबर पे। अब की बार 4 चैनल्स ने पुरुष दिवस की बातचीत करी है। 3 चैनल्स पे तो मैं खुद उपस्थित थी, नेटवर्क 10, सुदर्शन न्यूज और भारत 24, और एक सुधीर चौधरी जी ने आज तक पे ब्लैक एंड व्हाइट शो किया है पुरुष दिवस के ऊपर। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी मीडिया वालों को भी, जिन्होंने पुरुष दिवस इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया है और कम से कम मेरी इस मुहिम में अवेयरनेस क्रिएट करने में मेरा साथ दिया है। तो समय बदल रहा है, आगे और बदलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इतना बड़ा अचीवमेंट। एक स्टेप शुरुआत हुई है। जी, जी। बरखा जी, ये जो बातें आपने बताई हैं, ये
हमारी सोसाइटी के उस तबके के बारे में बताइए जो कि अननोन है, अनसीन है, बट वो तबका हमारा या हमारी सोसाइटी का वो एंगल जहां पर कि बहुत सेलिब्रिटीज होते हैं। अगर हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या की या ऋतिक रोशन की भी अगर हम बात करते हैं, ये लोग भी तो चुप रहे हैं, जबकि ये तो बहुत कुछ बोल सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। तो इनका ट्रॉमा का लेवल क्या होता होगा? दे आर नोन फिगर्स। देखिए नंदिता जी, मैंने शायद अभी तो नहीं बोला, लेकिन मैं अक्सर ये बोलती हूँ कि पुरुष भाई ही मेरा साथ नहीं दे रहे इस पूरे में। अगर पुरुष भाई जो इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, वो तो छोड़िए, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे जज साहब हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे कोई से भी ये सोल्जर्स हैं जो हमारे बॉर्डर पे, सब 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 प्रताड़ित हो रहे हैं। इनमें से कोई नहीं है जो नहीं प्रताड़ित हो रहा। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां पे जज साहब खुद प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन ओ सब सब हाँ मूक दर्शक है। सबसे बड़ा तो जस्टिस गोगोई। अगर जस्टिस हाँ, गोगोई यस नहीं, हमारे यस यस। देश के जस्टिस गोगोई नहीं सेफ है, उनके ऊपर मीटू एलिगेशंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस थे, तो बाकी मेरे दूसरे भाइयों का क्या हाल होगा? तो देखिए कि सब लोग इससे, सबका नंबर आएगा, आगे भी आने वाले टाइम में सबका नंबर आएगा। नाना पाटेकर के ऊपर केस था, विवेक अग्निहोत्री, गणेश आचार्य, फिल्म इंडस्ट्री से भी कितने लोग हैं, लेकिन ये सब मूक दर्शक, ये जितने भी हैं चुप बैठे हुए हैं। आपने ऋतिक रोशन का नाम लिया, इनकी पीआर टीम बताती है, इनके लॉयर बताते हैं कि आप चुप रहना, और वैसे भी इनमें दम ही नहीं है बोलने का। यू हैव टू हैव ओके, बॉल्स टू स्पीक। करेक्ट। आपके पास कोई दम ही नहीं है इन बातों का रखने का। ये डिवाइडेड है, मेन आर ऑलवेज डिवाइडेड इन दिस। आप ये देखिए, महिलाओं के मुद्दे पे सारे पुरुष भाग भाग के जाएंगे, महिलाओं के मुद्दे पे खड़े होंगे। जब कैंडल मार्च हो रहा होगा, 80% पुरुष होंगे, अपने लिए नहीं खड़े होते, और महिलाओं के मुद्दों पे जाके जरूर साथ देंगे। वो महिलाएं कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आती पुरुषों के मुद्दे पे? वो तो कहती है हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की, वो भी नहीं आती। अब सेलिब्रिटीज को देखिए, जितनी महिला सेलिब्रिटीज है, वो सब विमेन्स राइट्स के लिए काम करती हैं। ना कोई बिल्कुल। एक महिला सेलिब्रिटी, ना कोई पुरुष सेलिब्रिटी, कोई मेंस राइट्स के लिए नहीं आया। पूछिए क्यों? पुरुषों को तो डर लगता है कि अगर हमने जबान खोली, अगर हमने एक लाइन भी बोली। आप हार्दिक पांड्या का नाम ले रही थी, वो मोहम्मद शमी, कितने एलिगेशन हाँ से हर रोज उठती थी, एक एलिगेशन लगा देती थी, कहती थी खाने को नहीं देता मुझे। 22 लाख का हार की पर्ची उसने सामने रख दी थी। जो बंदा 22 लाख का हार दिला सकता है, वो खाना नहीं देगा किसी को? ऐसा क्या मुमकिन है? जेठ ने रेप कर दिया, इसने रेप कर दिया, हर रोज नई स्टोरी। पाकिस्तान लड़की के साथ अफेयर है, ये है वो है। उसके साथ तो उसने पूरी दुनिया के पता नहीं कौन कौन से एलिगेशन लगा दिए शम्मी को, कि किसी तरीके से शम्मी जो है बिल्कुल टूट जाए, मर जाए। मेरी शम्मी से उन दिनों बैंक शुरुआत में भी बैलेंस, बात हुई मुझे थी, लगता है और बैंक बैलेंस मैंने स्ट्रॉन्ग उन्हें भी करने का बहुत काउंसिल अच्छा किया हुआ है। अच्छा ओके। जी मैंने, तो मैं यही बता रही हूँ कि मेंटली बहुत टूट जाते हैं पुरुष। अब पुरुष शर्म के बारे भी नहीं बोलता, दूसरी बात उसका लॉयर भी मना कर देता, तीसरी बात अगर पुरुष अपने लिए खड़ा होता है तो ये सारी महिलाएं नोच नोच के खाना शुरू कर देती है। ये तो नंदिता जी, मैं एक महिला हूं, तो मैं इतने दमखम से लड़ती रहती हूँ इनसे, और इनको पूरा जवाब देती हूँ, एक्सपोज करती हूँ। ये तो मेरे को नहीं छोड़ती। मेरे ऊपर कितने सारे इन्होंने केस डाल रखे हैं, कितनी धमकियां, रेप की, मर्डर की धमकियां आती हैं, मेरे न्यूड्स चलाते हैं ये लोग कि मैं किसी तरीके से शांत हो जाऊं। इतने अश्लील कमेंट्स लिखते हैं जब भी मैं किसी नेता को मिल के आती हूँ। अच्छा अच्छा, सो के आइए आज, तो मतलब बेड पे ही शुरू होते हैं, बेड पे ही खत्म कर देते हैं। मैं उससे बेड से ही नहीं निकल पा रही हूँ, तो मैंने अब मिनिस्टर से मिलती हूँ तो फोटो नहीं डालती। मैं सोचती हूँ कि फोटो ना हाँ ही डालो। फोटो डाल के मैंने क्या करना है, मेरे को क्या मिलने वाला है फोटो डाल के? मैं सिर्फ अपनी बात रख के आती हूँ, मैं मिल के आती हूँ। मैं अभी भी मिलना नहीं रुका, जिस फोरम में भी जा करके, मैं जिस भी पार्लियामेंट में जाना मेरे लिए बहुत बार जा चुकी हूँ। मैंने यहाँ तक कि एक प्रोटेस्ट किया था दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वहां पे 300-400 लोग इकट्ठा हुए थे, और फिर हमने वहां पे जो प्रोटेस्ट अपना किया, तो हम वहां से हम गए थे, बीबीसी वगैरह ने भी इसे रिपोर्ट किया था, तो कवर किया था।
तो मैं यहाँ से, हमने एक प्लान बनाया था कि हम यहाँ से टुवर्ड्स पार्लियामेंट मार्च करेंगे, तो हम पार्लियामेंट की तरफ चले गए। तो जब हम पार्लियामेंट के पास गए तो मैंने बोल दिया था, जो भी लड़के थे, ज्यादातर तो लड़के ही थे, 95% तो लड़के ही थे, तो मैंने बोल दिया था जिस चीज की नौकरी खतरे में, अब तुरंत निकल लेना, भाग लेना, वहां पे पुलिस पकड़ लेगी तो तुम्हारी नौकरी खतरे में हो जाएगी, भाग जाना। तो वही हुआ, वहां सिर्फ 12 लोग बचे थे, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत ज्यादा ग्रिलिंग हुई, दोपहर से गिरफ्तार किया हुआ, रात के 11:30 बजे छोड़ा। इतनी ग्रिलिंग करी कि जैसे कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा अपराधी हूं मैं, इतना बड़ा मैंने अपराध कर दिया। क्या कर दिया अपराध? बस इतना अपराध था कि मैंने वहां पार्लियामेंट के सामने सिर्फ ये बोला कि पुरुषों को भी उनका हक दिलाना चाहिए, उनके लिए भी एक मंत्रालय होना चाहिए, उनके लिए भी एक आयोग होना चाहिए, जैसे पेड़ पौधों के लिए है, कीड़े मकोड़ों के लिए है, सारी महिला आयोग है, बच्चों के लिए आयोग है, सबके लिए आयोग है। तो आप ये देखिए कि कुत्तों की भी बात सुनी जाती है, तो या क्या मर्द जो है या पुरुष जो है कुत्तों से भी बदतर है, तो उसकी बात नहीं हो सकती। और एक दूसरा समान कानून ले आइए, ये 2 मांगों के साथ मैंने पार्लियामेंट के ऊपर अपनी बात रखी। तुरंत आ गई पुलिस, मुझे वैन में भर के हम सबको ले गए, जबरदस्ती खींच खाच करके उन्होंने भेज दिया, ले गए पार्लियामेंट स्ट्रीट में। वहां बैठे हमारी क्राइम ब्रांच वालों ने इतनी ज्यादा ग्रिलिंग करी, इतनी ग्रिलिंग करी उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आपको तिहाड़ जेल में सड़ा देंगे। तो मैंने कहा सर सड़ा दीजिए, लेकिन लिख के दे दीजिए कि बदलाव आ जाएगा। हमने, कहते तुम यहाँ करने क्या आई थी? मैंने कहा सर आपको क्या लगता है, मैं कॉमन इंसान हूं, एक महिला हूं और इस मुद्दे के ऊपर काम करती हूं। इस मुद्दे को उजागर करने के लिए मैंने हर प्रयास किया है। मैंने टीवी डिबेट से लेकर के ये क्या कहते हैं, इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट, दुनिया के दूसरे शहरों में जाके प्रोटेस्ट किया, उसमें भाग लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं हर जगह पे, मेन की बात के ऊपर। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, मैं मेन की बात करती हूँ और इस पे पीसी करती हूँ जहां भी जाती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि तो मैं तो ये काम कर रही हूँ, मैं तो एक साधारण महिला हूँ, आप कसाब का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते, और मेरे को तो आप इतनी इतनी ग्रिलिंग कर रहे हो, तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम यहाँ बैठी हो, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर। तो मैंने कहा आपकी वाइफ को पता है कि आप मेरी इस तरीके से ग्रिलिंग कर रहे हैं, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, जबकि मेरा ऐसा कोई मोटिव है नहीं। कह रहे आप पार्लियामेंट उड़ाने आई थी। तो मैंने कहा सर अगर पार्लियामेंट ही उड़ाना होगा तो अंदर जाके उड़ा लेंगे, या बाहर से कैसे उड़ेगा पार्लियामेंट? मेरा मकसद तो सिर्फ ये था कि यहाँ हम जब ये करेंगे प्रोटेस्ट तो इसका वीडियो कवरेज अंदर प्ले होगा, तो कम से कम शायद इस मुद्दे को उठा सके, क्योंकि हम हमेशा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलते रहते हैं, साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, सब जगह जा जाके पार्लियामेंटेरियन से मिलते रहते हैं और उनसे स्थिति से अवगत कराते हैं। इसी सिलसिले में हरिनारायण राजभर जी ने मॉनसून सेशन में आज से कुछ साल पहले इस मुद्दे को उठाया भी था, और उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है, पुरुष आयोग भी होना चाहिए, सरकार द्वारा गठित होना चाहिए। तो तभी भी बहुत बहस सी हुई वहां पे इस बारे में। तो मेरा काम तो स्थिति से अवगत कराना है, वही मैं करा रही हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा इतना बड़ा अपराध है कि एक माँ अपनी बात नहीं रख सकती और उसे इतना परेशान किया जाएगा। चलिए मैं तो कह रही हूँ तिहाड़ जेल में सड़ा दीजिए, मैं सड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदलाव तो आ जाए। मैं गलत क्या मांग रही हूँ? क्या पुरुषों के साथ अन्याय हो तो हम चुपचाप देखते रहें? आज स्थिति ये है कि कोर्ट भरे हुए हैं, कोर्ट भरे हुए हैं इन केसेस से, मैरिटल डिस्कॉर्ड, फर्जी रेप के केसेस से कोर्ट भरे हुए हैं। 5-6 करोड़ केसेस ऑलरेडी, 5 से ज्यादा करोड़ केसेस ऑलरेडी कोर्ट में है और दिन रात बढ़ रहे हैं वो केसेस। और हम क्या कर रहे हैं? फर्जी केस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अंत ही नहीं हो रहा उनका, न्याय मिल नहीं रहा पुरुषों को। अच्छा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर आपको न्याय मिले भी तो किस काम का? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको उस जस्टिस का फायदा क्या होगा जब आप मर चुके होगे? तो ये बहुत एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि डरावना है ये। हम पुरुषों को क्यों भुला चुके हैं? क्या उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है? ये देश ऐसे ही चल रहा है, सिर्फ महिलाओं के दम पे चल रहा है। और अगर पुरुष इतने ही नकारा है, हाँ, मैं एक तो चीज उन्हें पे मार्च और करने आऊंगी। जी जी, मैं एक चीज पे और आऊंगी कि
एक ये मैंने ये भी चीज देखी है कि अब जैसे अभी हम लोगों ने मोहम्मद शमी की बात की, अभी हम लोगों ने हार्दिक पांड्या की बात किया, ऐसा नहीं लगता है कि अपना बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ये बहुत अच्छा तरीका है, किसी भी जो वेल टू डू मेल या वेल टू डू नहीं भी है, उनको भी इतना ज्यादा मेंटली हैरेस कर दो कि फिजिकली भी वो ड्रेन आउट हो जाए, फाइनेंशियली भी वो ड्रेन आउट हो जाए, इमोशनली तो बेचारा मर ही जाता है। जी। एक ये नया ट्रेंड सा नहीं लगता है आपको इन लोगों की जो इनके साथ जो केसेस हुए, तो क्योंकि वेल नोन पीपल हैं तो वी नो अबाउट देम, बट ऐसे बहुत सारे वो भी केसेस हैं जिनसे आप रूबरू होती होंगी हमेशा, तो ऐसे लोगों का क्या मेंटल स्टेट होता होगा? सबसे पहले बेचारे तो नंदिता फाइनेंशियली भी जी, जा रहे हैं। ये इजी अर्निंग मशीन है, ये स्कीम है, सॉरी, इजी मनी को अर्न हाँ करने की। आप ये देखिए, अगर कोई पुरुष काम करता है तो पूरी जिंदगी लग जाती है उसको उतने करोड़ों रुपए इकट्ठा करने में। 1 मिनट में फर्जी केस रेप वगैरह का ठोको और आप ये पैसे ऐड सकते हो। उसको जितना डरा दो, जितना वो डरेगा उतने पैसे दे देगा आपको। लोगों ने अपना सही बात। पूरी प्रॉपर्टी बेच के पैसे दिए हुए हैं। मैं मुंबई गई थी, एक विक्टिम ने मुझे स्पेशली मिलने आए थे। वो बहुत रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कि जब आप वहां आएंगी, और मैं किसी प्रोग्राम के लिए मुंबई गई थी, तो फिर मैंने उन्हें बताया था कि मैं इस प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ। फिर वो मुझसे मिलने आए थे, और वहीं मैं एक बात और बताना चाहूंगी, मैंने एनसीपी के भी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर से मुंबई जाके मुलाकात की थी उन्हीं दिनों में। तो खैर, आपको बता रही थी, उस विक्टिम से जब मिलने गई तो उनके फादर इन लॉ हॉस्पिटल में थे। फादर मतलब लड़के का फादर हॉस्पिटल में था, हार्ट अटैक आ गया था उसे। और वो तभी भी मुझे हॉस्पिटल में भी मुझे मिलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता है कि शायद एक किरण दिखती है, कि एक पॉजिटिव दिखता है, कि कुछ शायद हमें हेल्प हो जाएगी किसी तरीके से भी। तो ये लोगों के मन में तो बहुत ज्यादा आशा है मेरे प्रति। तो मैं भी चाहती हूँ कि उनकी आशा बनूं, लेकिन कैसे बनूं? बहुत हताश हो जाती हूँ जब ये लड़के मर जाते हैं। और सही बात तो आपको बताऊं तो वो मुंबई वाले भी अंकल जो थे, वो अब मुंबई में तो बहुत लाखों केसेस हैं, लेकिन कुछ विक्टिम से मैं बहुत डायरेक्टली फैमिली से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि इनकी दिक्कत ये थी कि जो डॉटर इन लॉ थी, वो एक घर और 2-3 करोड़ रुपए साथ में मांग रही थी। अब आप समझ सकती हैं मुंबई में घर कितना एक्सपेंसिव होता है, और घर है कोई रेवड़ियां नहीं है कि अनेकों होंगे, घर एक ही होता है। मुंबई हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कोई भी जगह हो, घर तो एक ही होता है। किसी के पास दो हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा उसने सेविंग कर रखी है तो दो घर हो जाएंगे, लेकिन वो बड़े परिश्रम से बने होते हैं, कोई किसी को दे तो नहीं सकता। साथ में अगर महिला एबल बॉडीड है, हैंडीकैप नहीं है, वो एबल बॉडीड है, तो वो भी तो उसी आटे की चक्की का आटा खाती है। तो उसे क्या जरूरत है, क्या हक है ये पैसे मांगने का? अगर एक करेक्ट। रिलेशनशिप अगर एक रिलेशनशिप सार हो गया किसी भी वजह से, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे कोई और दो फ्रेंड्स है उनका है, रिलेशनशिप तो कभी भी खटास आ सकती है, सार हो सकता है। लेकिन लड़का उसकी पेमेंट करे, खमियाजा भुगते, पैसे दे, ये किस किताब में लिखा है? और क्यों दे? आप भी काम करिए, वो भी काम कर रहा है, वो भी रोटी रोजी अपनी कमा रहा है, आप भी कमा लीजिए। अलग अलग हो जाइए, म्यूचुअली अलग हो जाइए, एक जगह बैठिए, आपस में बात करिए। पहले तो आपको किसी बंधन में आप बंधे हैं, वो कोई सा भी बंधन है आपका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही है, चलिए मान लेते हैं, तो भी आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए। एक दूसरे के सम्मान में आपको अगर कुछ त्रुटियां लगती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं, तो उन्हें सॉर्ट आउट करिए। एलिगेशंस क्यों लगाने हैं? और फर्जी एलिगेशंस तो बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। मनमुटाव किसके साथ नहीं होता? ऑफिस में जो बॉस होता है, खरी खोटी कितनी सुनाता है, उससे तो नहीं आप लड़ाई करते? क्यों नहीं लड़ाई करते? और अगर मान लीजिए आपका मनमुटाव हो भी गया, तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। वहां पे भी 10 साल बाद, 15 साल बाद भी तो कॉम्प्रोमाइज ही करोगे कोर्ट में, और क्या करते हो? करेक्ट। तो जो पैसे लेके 15 साल बाद, 10 साल बाद कॉम्प्रोमाइज करते हो पैसे लेके, उन पैसों को कम कर लो या उनको नील कर दो, अभी कॉम्प्रोमाइज कर लो। एक दूसरे की शक्ल, एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं, कभी टकर जाए, कभी एक दूसरे को मिल जाए, तो कम से कम एक दूसरे की शक्ल तो देख सकोगे।
तो इतना लड़ाई ये झगड़ा, एक और ये लड़ाई झगड़े में नंदिता जी फादर इन लॉ को बड़ा घसीटा जाता है, रेप चार्जेस, क्योंकि कोर्ट्स में ये सिखाया जाता है, वकील ही सिखाते हैं, ये पूरी एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री है। 498 इसका वीडियो मेरे यूट्यूब पे डला, वहां देख सकते हैं, आपके दर्शक भी देख सकते हैं कैसे एक्सटॉर्शन की जाती है। तो ये जो इंडस्ट्री है, तो इसमें सिखाया जाता है 6 का पैकेज डाल, मतलब फादर इन लॉ पे रेप, ब्रदर इन लॉ पे रेप, जो मैरिड सिस्टर हो उसके हस्बैंड पे रेप डालो, अननेचुरल सेक्स डालो, 498 तो डलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस सारे डाल दो, तब जाके पैसे मिलेंगे। अच्छा पैसे मिलेंगे तो 50-50 कर लेंगे। तो ये सारे, जिन लड़कियों को मन नहीं भी होता है कि ये सब हम केसेस इतने सारे डालेंगे, उनको जो पैसे की लालसा और जो एक नीचा दिखाने की, जेल में बंद करा दूंगी, वो जो धमकी दी जाती है ना, फादर इन लॉ ने जोर से बोल दिया कि खाने में गड़बड़ है, या मिला नहीं, या ठंडा है, या 2 दिन से खाना ही नहीं मिल रहा, तो अब बदला लेना है। अगर आपके पिता के साथ ऐसा आपकी भाभी करे तो वो गलत है, वो गलत है, तो वो गलत वो है, गलत है। लेकिन मैं करूं तो ठीक है। ऐसी ऐसी लड़कियां जो सेक्स बाद में कहती है बाद में करूंगी, पहले इनको बाहर फेंक, ये बुड्ढा बुड्ढी को बाहर फेंक घर से, सेक्स बाद में करूंगी, खाना तेरे को बाद में दूंगी, तेरी बहन आ गई ना टांगे तोड़ दूंगी, और अगर कोई तेरे घर से आया, मैं चली जाऊंगी, मैं आऊंगी नहीं 10-15 दिन तक, फिर मनाते रहना, मैं घर नहीं आऊंगी, मैं तो जा रही हूँ। वो डर के मारे बहन को फोन कर देता, मत आ भाई यहाँ कलेश पड़ गया है। तो ये स्थिति है। बरखा जी बहुत पहले मैंने और आपने डिस्कस की थी एक बात को, एक केस आया था लखनऊ में जिसमें ट्रैफिक सिग्नल पे एक लड़की ने एक ड्राइवर को उतर करके बहुत मारा था। मैंने और आपने इस बारे में बहुत सारी बातें भी किया था। इस तरीके का प्लेजर जिन लड़कियों को, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सेक्स और बेड इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये क्या मेंटालिटी होती है लड़कियों की कि सड़क चलता कोई एक गरीब ड्राइवर है, उसको इतना मारो कि वो, क्योंकि पलट के वो आपको मार नहीं सकता है, अगर उसने मार दिया तब तो तबाह हो गया, वो बिल्कुल खत्म हो गया। बट उसकी तबाही जो इस तरीके की लड़कियां लिख देती हैं, इनको मतलब आप कैसे देखती हैं? देखिए, एक तो पुरुष, ऊपर से गरीब, हम्म, ये तो बड़ा डेडली हाँ, कॉम्बिनेशन बता दिया आपने, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस, हजारों है। उस लड़के का नाम था सादत अली, वो कैब ड्राइवर था लखनऊ में, हाँ, और उसे 22 थप्पड़ मारे थे लड़की ने, और लड़की ने कहा कि ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है। और उस लड़के को पूरी रात लॉकअप में रहना पड़ा, पुलिस पकड़ के ले गई थी। उसके भाई जब उसे ढूंढते ढूंढते आए तो उन्हें भी लॉकअप में बंद कर दिया गया। फिर कुछ पैसे भी लिए थे पुलिस ने, हमने बहुत हो हल्ला मचाया था इस केस को लेकर के, सीपी तक अपनी बात पहुंचाई थी, तो कुछ धाराओं पे एक एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन हम्म, इस लड़के ने आज तक पे खड़े होकर कहा था कि अगर लड़की को गिरफ्त, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, सारे वीडियोस आ चुके हैं, मेरा कोई कसूर नहीं, आप सबने देख लिया, अगर इस लड़की को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, मतलब सुसाइड कर हम्म, लूंगा। इससे भी नहीं किसी को कुछ हुआ, उस लड़की को गिरफ्तार नहीं किया गया, बहुत ही हल्की धाराओं में, वीक सेक्शंस में उसके ऊपर एफआईआर लिखी गई थी। लेकिन वैसे आपको बता दूं, एफआईआर ही नहीं लिखी जाती लड़कियों के खिलाफ, यहाँ पे हमने काफी दबाव डाला था तो एफआईआर लिखी गई थी। अक्सर अमन बैसला वाला भी जो आपको केस बता रही थी, बीच में शायद छूट गया, उसमें भी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। हमने कोविड के समय में 6000 लोग इकट्ठा किए थे, जब 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, एफआईआर नहीं लिख रही थी पुलिस, तो हमने 6000 लोग इकट्ठे हुए थे, और 6000 मैंने नहीं इकट्ठा किए थे, वो गुर्जर समाज है जिनके अंदर बड़ी एकता है। आज 3-4 साल हो गए उस केस को, केस तो चल ही रहा है, वो तो कभी खत्म नहीं होगा, आपको भी पता है ना। लड़का वापस आएगा, एक लौता लड़का था वो फैमिली का, ना इकलौता लड़का वापस आएगा, ना जस्टिस मिलेगी। ऐसे तो हजारों लाखों मर गए, लाखों मर गए। तभी तो सुसाइड की दर 3 गुना ऑलरेडी है, 4 गुना पहुंचने वाली है हस्बैंड सुसाइड की दर। तो मैं आपको ये बता रही थी कि सादत अली ने ये भी कह दिया मैं आत्मदाह कर लूंगा, तो भी उस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया गया। और ऐसी लड़कियां जो बदले के भावना से, या अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए, या सोचती हैं ऐसा कुछ कार्य कर देंगे तो हम लाइमलाइट में आ जाएंगे, इसी भावना से ये सब काम करती हैं। एक और ऐसा ही केस तिलक नगर दिल्ली में भी हुआ था, सरबजीत वाला। लेकिन लेट मी कंप्लीट अबाउट सादत अली कि उसके साथ क्या हुआ। अब इस कैब ड्राइवर को जेल से तो छुट्टी मिल गई, जहां पे उसको डिटेन किया हुआ था दूसरे दिन, जब हो हल्ला बहुत मचा। लेकिन आपको ये पता है
कि घर में गया तो बहुत बच्चे रो रहे थे और वो पूछ रहे थे कि पापा क्यों थप्पड़ मारा? वाइफ पूछ रही थी, माँ पूछ रही थी आखिर थप्पड़ मारा क्यों? उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो बहुत टूटे हुए थे। और फिर धीरे-धीरे उनका काम भी खत्म हो गया। आप समझ ही सकते हैं उनका जो चेहरा था इतना सर्कुलेट हो गया और कैब ड्राइवर का चेहरा देखे बगैर तो कोई नहीं बैठता अंदर। ऑब्वियसली आप देखते ही हैं कि ड्राइवर कौन है, वो आपसे ओटीपी भी वगैरह भी माँगता है, तो लोग अवॉइड करते थे। उसके बाद उनका काम-धंधा छूट गया और अब कुछ मेरे ख्याल 1.5 साल पहले वो मुझसे मिलने दिल्ली आए थे, क्योंकि हम उनसे डे 1 से कनेक्टेड थे। हम उन्हें ढाँढस दे रहे थे कि हम फाइट बैक करेंगे, हमसे जो हो सकेगा हम आपके साथ लड़ाई। मैंने उनको लीगल एड, इमोशनल, फाइनेंशियल सब मदद करी और उसके बाद वो अभी वो भारतवर्ष में नहीं रहते। वो इतना टूट गए, इतना परेशान हो गए कि उनको भारत भी छोड़ना पड़ा। वो किसी बाहर की मुस्लिम कंट्री में चले गए। क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पे तो वो तो रोज़ी-रोटी लकी कमानी थे, बड़ी मुश्किल है। वो लकी यहाँ की थे वो जो जा चुके। आपकी हेल्प की, हाँ, आपकी हेल्प की वजह से वो लकी थे कि इंडिया छोड़ कर के बाहर वो चले गए। वहाँ जाके कम से कम मुझे आई एम श्योर कि वो इज़्ज़त की ज़िंदगी बिता रहे। जो लोग बेचारे यहाँ रह जाते हैं, मैं तो बस सोच कर ही काँप रही हूँ कि उनके साथ में क्या होता होगा। गरीबों के साथ बड़ा बुरा हाल होता है। एक पपीते की रेडी मतलब एक बहुत बड़ी कोई प्रोफ़ेसर थी। उनकी वैगन आर पपीते की रेडी से छू गई। वैगन आर बिल्कुल ओल्ड मॉडल। लेकिन वो इतनी आग बबूला हो गई, इतनी गुस्से हो गई, उनकी पूरी पपीते की रेडी उन्होंने गिरा दी और उसको शायद धक्का-वक्का भी दे दिया और उसके पास ₹600 थे। उसने कहा मैडम ये ₹600 ले लो। उन्होंने कहा नहीं वो शायद और पैसे माँग रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास और पैसे नहीं हैं। इतना बात का बतंगड़ बना दिया उन्होंने और फिर उसकी वाइफ ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, क्योंकि उस हस्बैंड को तो आता नहीं था वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना। उसकी वाइफ ने पता नहीं मुझे कैसे कॉन्टैक्ट किया था, फिर हमने उसकी मदद करी और उनकी एफआईआर लिखवा के दी मैंने। लेकिन ये पढ़ी-लिखी महिलाएँ, इनको शर्म नहीं आती कि ये गरीब लोग हैं, इनको मार-पीट के, टॉर्चर करके, ये पता नहीं कौन-सा गुस्सा इनके ऊपर उतारती हैं। इनके दिमाग में इतनी गर्मी है ही क्यों? हम इंसान को इंसान क्यों नहीं समझ सकते? अगर महिलाएँ और पुरुष प्यार से नहीं रह सकते क्या इस देश में? और हमेशा किसी को नीचा दिखाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो पुरुषों को भी कहूँगी अगर कोई पुरुष ऐसा कर रहा है, तो वो भी बहुत गलत है। लेकिन पढ़े-लिखे जब पुरुष ऐसा करते हैं और गरीब, अनपढ़ ज़ोमैटो वाले लड़के के साथ क्या हुआ था? उसके हाँ, उसके ऊपर उस ल लड़की ने नाक में से खून दे कर के वीडियो जारी कर दिया बेंगलुरु था। में। बुरा हाँ, बेंगलुरु में बड़ा इमोशनल कर दिया था। वो लड़का तो को बस वही केस खेलता रहा और जाता रहा कोर्ट, पुलिस स्टेशन बस। और क्या होता है ऐसे लड़के बेचारे दम तोड़ देते हैं। अब ज़ोमैटो वाले लड़के की कितनी तनख्वाह होती है? कितने पैसे मिलते हैं उसको आप समझ सकते हैं। उसमें से भी आपकी नौकरी चली जाए या आपको ज़ोमैटो 50% दे। पहली बात तो 100% में गुज़ारा नहीं होता और साथ में मैं तो उससे फर्स्ट डे से कनेक्टेड थी। 10-15 फ़ोन कॉल जब मैंने किए, 10 फ़ोन कॉल्स किए होंगे इनिशियली, तो वो बोल भी नहीं पा रहा था। रोता था वो। आप यकीन नहीं मानेंगे, लड़के इतने ट्रॉमा में होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और उसके बाद सारी दुनिया में एक बड़ी दिक्कत है कि हम लड़के को गिल्टी मान लेते हैं, पहले दिन से ही। ना तो सारे लड़के रावण होते हैं और ना सारी लड़कियाँ सीता होती हैं। हम लड़के को गिल्टी क्यों मान लेते हैं पहले दिन? हम सिक्के का दूसरा जो है साइड वो देखना क्यों नहीं चाहते? हम क्यों नहीं समझते कि क्या ज़रूरी है कि जो महिला कह रही है वही सत्य है? ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तो सत्य तो लड़का भी बोल सकता है, उसकी तरफ की बात हम कब सुननी शुरू करेंगे? तो ये पर्सपेक्टिव चेंज, नैरेटिव कब चेंज होगा? हम आप देखिए कितने सारे जो डिस्कशंस होते हैं टीवी पे, वो जब रेप के बारे में डिस्कशन होते हैं, अगर किसी ने रेप किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा, मैं किसी रेपिस्ट के साथ कतई खड़ी नहीं हूँ। लेकिन मीडिया पे ट्रायल क्यों होती है? कोर्ट कन्विक्ट कर दे, उसके बाद आप फांसी पे चढ़ाओ, जो मर्ज़ी करो। वैसे मैं फांसी के भी अगेंस्ट हूँ क्योंकि अगर फांसी से चीज़ें दुरुस्त होती, अगर वो डेटरेंट होता, तो कितनों को फांसी मिल गई है। अभी तक रुका बिल्कुल। क्यों नहीं? रेप रुके क्यों नहीं? तो हमें एक साइकोलॉजी समझनी चाहिए पुरुषों की। हाँ, एक लाइफ़स्टाइल उन्हें बेटर लाइफ़स्टाइल दीजिए, उनकी साइकोलॉजी को रीड करिए, डेटा इकट्ठा करिए उनके लिए, उनको अच्छी लाइफ़स्टाइल दीजिए।
वो दूसरी बात आप देखिए, कई बार वो हैदराबाद एनकाउंटर में जो हुआ था, उसमें जो लड़कों को पुलिस ने मार दिया था, हाँ, वो मर गए थे, जो जिनका एनकाउंटर हुआ था। तो वो मैंने तो डे 1 पे टाइम्स नाउ पे कहा था, फर्स्ट शो ही टाइम्स नाउ का था सुबह-सुबह। मैंने तो कहा था अगर समझ लो कि बड़ी मछली बच गई और ये छोटी मछली को मार डाला हो, ये बेचारे मासूम हो तो। कुछ दिन बाद आ गई थी वही रिपोर्ट कि वो फेक एनकाउंटर था। वो जो लड़के मारे गए थे वो उन्होंने किया ही नहीं था। तो ये तो उनकी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ कि पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर लीजिए। बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कोर्ट कन्विक्ट कर दीजिए, फिर आप देखिए क्या करना है। इन्वेस्टिगेशन जंगल राज बना देंगे क्या? फियर इंस्टिल होना मैं चाहिए अपराध को रोकने के लिए, लेकिन मैं पीएम मोदी से अपराध एक साबित हो जाए। गुजारिश हाँ, पीएम मोदी जी, से मैं गुजारिश जरूर करूंगी अपने चैनल के माध्यम से, अगर मेरा कोई भी उनके कैबिनेट में या कोई भी अगर उनके ऑफिस में ये वाला मेरा वीडियो देखे, तो आप जैसे मन की बात करते हैं वैसे एक बार, सिर्फ एक बार, एक छोटा सा सेक्शन मेन की बात भी जरूर करिए, क्योंकि बरखा जी से बात करके आज मेरे कई बार ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे। किस तरीके से आदमी को प्रताड़ित किया जाता है, और वही होता है ना, लड़की कहती है तो लड़की करे तो हम करें तो प्यार, तुम करो तो नहीं, तुम करो तो प्यार, बलात्कार। हम करें तो बलात्कार। तो ये भी एक जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा दिल को कचोट जाती है, जो जिस तरीके से आज मैंने बहुत सारी बातें आपसे किया बरकत जी। और एक चीज भी ये प्रूव होती है कि हर औरत सीता नहीं होती है। सीता जी, के जो आवरण जो उड़ा करके रखा गया है उस नाम का, उसके पीछे बहुत बड़ी सूंडपखा भी होती है, जो एक पूरा का पूरा लंका को खत्म करने के मादा रखती है। जी, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज की जो मेरी गेस्ट है, आज जो मेरे नॉर्मल गेस्ट आते हैं उनसे बहुत अलग है, और उनसे बहुत अलग आज हमने सोसाइटी की उस तबके के बारे में बात की है जो कि इग्नोर्ड है। जी बरखा जी। जी, नंदिता जी, बिफोर वी वाइंड अप दिस सेशन, मैं बताना चाहूँगी जी, आपके दर्शकों को कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, बरखा त्रेहन 16 के नाम से। आप वहाँ पे मैं लिंक जाकर डाल के दूंगी। डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म देख सकते हैं, द कर्स ऑफ मैनहुड, जहाँ मैंने पुरुषों की वेदना को, उनकी जो प्रताड़ना को दर्शाया है, और दिस इज़ अनहर्ड क्राइज़ ऑफ मेन। एक तो ये मूवी है, दूसरी एक वन साइडेड लव एक मूवी है, जो कि मैं जल्द अपने यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। उसमें हमने दिखाया है कि कैसे वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के फर्जी केसेस फाइल होते हैं लड़कों और पुरुषों के ऊपर, और वो फिर किस तरीके से लड़के सुसाइडल हो जाते हैं, और फिर वो हमसे मिलते हैं और हम उन्हें फाइट बैक करने की एक सलाह देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस जस्टिस जब तक नहीं मिलेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। तो फाइट बैक, डोंट सुसाइड। तो ये संदेश मैं सबके लिए है, सभी पुरुषों के लिए। डरो मत, लड़ो। अगर आप सत्य की राह में हैं, तो हम आपके साथ हैं। ऑसम। और मैं बरखा जी के यूट्यूब का जो चैनल जिसके बारे में अभी आपने बताया, उसका मैं लिंक जरूर डाल दूंगी, और आई एम श्योर आप उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि उसको देख करके हमारे टाइम लिमिट है जिसमें हम बहुत सारी बातें चाहते हैं करना लेकिन नहीं कर पाते हैं। उस चैनल पे जाकर के आपको बहुत सारा इंसाइट्स मिलेंगी, बहुत सारी चीजें वो मिलेंगी जो आप जानना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। बरखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। और नंदिता जी, ऐसा मत मैं कहिए। आपका थोड़ी ना है, हम सबका है। हम सबका चैनल है, और आपने इतना बिजी शेड्यूल था, आप एनडीटीवी से तुरंत मेरे लिए आपने अरे टाइम निकाला ऐसा और आप कुछ यहाँ नहीं। पे आई। अरे तो कुछ नहीं नंदिता जी, हम सबका, बिल्कुल। ये सबका प्रयास होना चाहिए। हाँ, अगर किसी किसी महिला के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, तो मैं वहां पे भी अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाती हूँ। बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल। अभी आपने वो याद ही होगा, कोलकाता में डॉक्टर्स के रेप का केस था, तो हाँ मैंने पुरजोर हाँ, तरीके से अपनी आवाज उठाई थी। मैं किसी के साथ भी नाइंसाफी हो, उसे नहीं देख सकती। तो बस एक छोटा सा प्रयास है हम सबका। बिल्कुल। और आपके इस प्रयास में हम सब आपके साथ में हैं, और जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा आपके साथ, आप खड़ा हुआ हमको पाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद बहुत आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।